एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, दैट इज़ एमसीक्यूज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज मैं करवाने जा रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़, कुछ क्वेश्चन जिसमें प्रीवियस ईयर के भी इंक्लूड है, उसके अलावा अदर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। फाइन, इसकी जो PDF है वो मैंने सुबह प्रोवाइड करवा दी थी आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे। एंड जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली की आपको सुबह टेस्ट की वीडियो मिलती है एंड देन PDF मिलती है सुबह, एंड देन शाम को जो है वो वीडियो मिल जाती है आपको आंसर्स की। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने सुबह प्रोवाइड करवाई थी PDF, उसके आंसर इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ जब भी कोई भी कंज्यूमर वो वेजिटेबल्स परचेज करेगा तो वो किस तरीके का बिहेवियर डिस्प्ले करेगा, किस तरीके का बिहेवियर वो शो करेगा। बेसिकली एज अ कंज्यूमर आप अगर सब्जियां खरीदने जाते हो तो आप ऑब्वियसली सी बात है एक रूटीन बिहेवियर ही शो करोगे, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सब्जियों में वैराइटीज़ देखने बैठ जाओगे 5-6 दुकानों पर जाके, ऐसा तो नहीं होता ना। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंज्यूमर बेसिकली वेजिटेबल्स परचेज कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो एक रूटीनाइज मतलब एक रूटीन का बिहेवियर जो वो रेगुलरली में एक छोटे सामान को परचेज करने के लिए करता है वैसा वो शो करेगा बिहेवियर। फाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें क्या पूछ रहा है, दैट इज़ वो प्रोसेस जिसमें हम स्टार्टिंग में इनिशियल जो प्राइसेस होता है उसको लो सेट करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें एंड हमारा जो इससे मार्केट शेयर है वो बेसिकली लार्ज मार्केट शेयर को कवर अप करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसेस नहीं रखते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा कम प्राइसेस रखते हैं स्टार्टिंग में। वो कौन सी पॉलिसी होती है, वो होती है पेनिट्रेशन पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स के रिवीजन वीडियो में बताया था। दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइसिंग, मतलब जिसमें हम स्टार्टिंग में लो प्राइसेस रखते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में ज़्यादा प्राइस रखते हैं वो कौन सी होती है, वो होती है स्कीमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सर्विस। सर्विस का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, नॉट बताना है। सर्विस है वो इंटेंजिबल होती है, मतलब इसको आप छू नहीं सकते, उसको आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। उसके अलावा जो है वो वेरिएबिलिटी होती है, मतलब हर एक पर्सन जो होता है वो अपने हिसाब से सर्विस देता है, उसकी अपनी स्किल्स के हिसाब से देता है, अपने पर्सनली मतलब कहने का भी कोई भी 2 पर्सन उनकी एग्जैक्टली सेम नहीं होगी सर्विस, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही होगा। उनकी वेरिएबिलिटी रहेगी। उसके अलावा जो है पेरिशेबिलिटी रहती है। जो सर्विस है वो क्या होती है, वो पेरिशेबल नेचर की होती है, मतलब आपने एक बार सर्विस प्रोवाइड की देन वो ख़त्म, है ना। उसके बाद जो है आप दूसरी न्यू सर्विस प्रोवाइड करोगे उस पर्सन को। फाइन, वो जो पहले वाली सर्विस थी वो तो बस ख़त्म हो गई ना प्रोवाइड करने के बाद। बेसिकली तीनों ही इसके फीचर होते हैं, बट ड्यूरेबिलिटी इसका फीचर नहीं होता है। ऐसा नहीं हो कि वो एक बार सर्विस प्रोवाइड कर दिया एंड वो लंबे टाइम तक चलेगी, ऐसा नहीं होता। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली इनमें से कौन सा ऐसा डिफरेंशिएशन बेसिकली यूज़ किया जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए। कॉम्पिटिटिव मतलब किसी अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए कौन सा डिफरेंशिएशन यूज़ किया जाता है थ्रू द वे ऑफ फर्म डिज़ाइन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, कवरेज, एक्सपर्टाइज एंड परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन क्या बेसिकली बोल रहा है कि अगर फर्म जो है बेसिकली अपना डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज अच्छा बना रही है, उसके बाद वो क्या कर रही है, मतलब एक तरीके से चैनल डिफरेंशिएशन कर रही है ना, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अलग है। उसके अलावा उसके पास बंदे ऐसे बहुत बढ़िया एक्सपर्ट हैं जो एक्सपर्टाइज अपनी प्रोवाइड करते हैं, वैसे भी वो डिफरेंशिएट कर सकती है। उसके अलावा जो है उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि एक तरीके से उसके जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है, बेसिकली क्या होता है कंपनी के पास प्रोडक्ट ही होता है ना, है ना, देने के लिए। बेसिकली जो उसके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी सारे अच्छे हैं। ये तीनों को जो है वो कौन सा पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है, वो कर रहा है सर्विस डिफरेंशिएशन, जिसमें बेसिकली तीनों ही आ जाएंगे। अगर सर्विस एक कंपनी की अच्छी है वो इसीलिए होगी क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अच्छा है, एक्सपर्टाइज भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो ओवरऑल हम क्या बोलते हैं, हाँ भी इस कंपनी की सर्विस एंड सब कुछ अच्छा है ना। बेसिकली जो बी ऑप्शन है ना वो इन तीनों को ही जस्टिफाई कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें इन्होंने बताया है कि दैट इज़ करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। फाइन, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल के से रिलेटेड होता है, उसकी हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। इसका सिंपल सा आंसर होगा, बेसिकली इसका ए आंसर सही होगा। ये क्या बोलता है कि कोई भी कंज्यूमर है वो पहले अवेयर होगा, है ना, उसको एडवर्टाइजमेंट वो देखेगा उससे, या फिर वो कैसे भी उसके किसी दोस्त ने बताया, कैसे भी हुआ, उसको एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिली, वो अवेयर हुआ कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है। उसके बाद वो मार्केट में गया, उसने नॉलेज ली। फाइन, उसके बाद उसको हाँ पसंद आने लग गया प्रोडक्ट, देन वो प्रेफर भी करने लग गया ओवर द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। अगर बाई चांस वो पहले
पहले कोई और प्रोडक्ट यूज़ करता था, देन अब वो क्या करने लगा, अब वो किसी और प्रोडक्ट को प्रेफर करने लगा जो उसे पसंद आने लगा। फाइन, उसके बाद वो उस चीज़ से कन्विंस होगा कि हाँ ये तो परचेस करना ही करना है, देन वो फाइनली परचेस कर लेगा। सो अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर जो है, सही सीक्वेंस क्या होगा, बेसिकली इसका ए इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या है, इसमें ये भी मैं आपको बता दूँ, ये ना मतलब ऐसे चलते हैं क्रोनोलॉजिकल, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो अवेयरनेस आता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। अब कोई एडवर्टाइजमेंट आई है, सो अगर 100% पीपल में से जो है 90% लोग अवेयर हुए हैं, तो नॉलेज कौन लेने जाएगा, 80% जाएंगे। उसको लाइक कितने करेंगे, 50% करेंगे। उसको प्रेफर कितने करेंगे, 30% करेंगे। देन उसको कन्विंस कैसे, मतलब उसको परचेज करने के लिए कन्विंस होंगे, वो लगभग 10-15% होंगे। एंड जो फाइनल परचेज करेंगे वो फाइनली जो है 5 से 6% ही लोग ऐसे बच जाएंगे जो फाइनली उसको परचेज करेंगे। सो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा लोग होते हैं एंड फाइनल परचेज सबसे ऐसे मतलब ना जाते जाते वैसे कम होते जाएंगे। फाइन, उसके अलावा 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ किसने एक्सटेंड किए थे 4 पीस। इसमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, इसने ये नहीं पूछा कि 4 पीस किसने दिए थे, इसने ये पूछा है कि किसने एक्सटेंड किए थे, मतलब जो 4 पीस पहले थे उससे जो है वो 7 पीस बन गए थे, वो 7 पीस किसने बनाए थे, बेसिकली वो चीज़ इसने पूछी है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बूम्स एंड बिटनर ने। मतलब कहने का जो एक्स्ट्रा 3 पीस दिए थे, इसका पूछने का मतलब ये है कि किसने एक्सटेंड किया था। पहले अगर 4 थे और अब अगर 7 हुए हैं, सो ये जो 3 का डिफरेंस आया है, जो 3 और ऐड हुए थे, इसको किसने एक्सटेंड किया था 4 से, कैसे किसने 7 बनाया था, किसने 3 और लाए थे। सो ये किसने लाए थे, बूम्स एंड बिटनर। ऐसा ये दोनों बंदे थे जिन्होंने बेसिकली 3 और नए पीस जो है वो करे थे, इंट्रोड्यूस करे थे। ये मैंने आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी वीडियो में बताया था, रिवीजन वीडियो में। चलिए 7th पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमने मैच करना है, बेसिकली इसका सही आंसर होगा 4th। इसमें 4th में अब कैसे है देखते हैं। सबसे पहले जो है बेसिक प्रोडक्ट है। बेसिक प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बिल्कुल बेसिक होता है, जिसमें कोर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक बेनिफिट होते हैं अभी प्रोडक्ट से वो हमें मिलेंगे। फाइन, उसके अलावा जो है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब जो एक नॉर्मली एक कंज्यूमर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ ये बेनिफिट मुझे मिल जाएंगे। मैंने रिविजन वीडियो में मोबाइल फ़ोन का आपको एग्जाम्पल दिया था, वही सेम चीज़ है इसमें। वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है अपने, मतलब अगर हम मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लेके चलें तो फाइन। उसके अलावा जो है सी है, दैट इज़ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट है। ऑगमेंटेड का किससे हम करेंगे कि अगर उसकी बायर की जो एक्सपेक्टेशन है ना उससे भी एक्सीड हो जाता है। फाइन, उसके अलावा जो है पोटेंशियल प्रोडक्ट है। पोटेंशियल प्रोडक्ट को हम करेंगे अगर फ्यूचर में भी उसको ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था मोबाइल फ़ोन है, बेसिक प्रोडक्ट है, आप यही चाहोगे कि हाँ भी उससे हमारी बात हो सके, उसमें सिम वगैरह डल सके। फाइन, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसमें मतलब कैमरा क्वालिटी उसकी अच्छी हो, साउंड क्वालिटी उसकी अच्छी हो। उसके अलावा जो है आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कंपनी जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया मोबाइल फ़ोन, आपने कंपनी को आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो बैक कवर भी दे देगी। फाइन, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड भी लगवा के दे देगी। सो ये आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर हो गया। सो उसे हम बोलते हैं ऑगमेंटेड। उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन में अपडेट्स होती रहती है ना, आप अपडेट करते हो सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम, तो उसमें एक आधे फीचर्स और ऐड हो जाते हैं। जब आपने लिया था तब नहीं थे वो फीचर, वो टाइम टू टाइम उसके ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर में भी होती रहती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा रीज़न नहीं बोल रहा है। अगर कोई भी ऐसा न्यू प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है मार्केट में एंड वो फेल हो गया, तो इसका उसमें से बताना कि कौन सा इसका रीज़न नहीं है। अब ऑब्वियसली गुड आइडिया है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए अच्छा एक आइडिया है, बट जो कंपनी है उसने बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया मार्केट के साइज़ को, देन भी वो फेल हो सकता है। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट उसने करेक्टली पोजीशन तो कर दिया, माइंड में तो बिठा दिया, बट उसको प्रमोट नहीं किया अच्छे से, या फिर बहुत ज़्यादा प्राइसेस रख दिया उसका, तो भी वो फेल हो सकता है। उसके अलावा जो है कॉम्पिटिटर्स फाइट बैक हार्डर देन एक्सपेक्टेड। जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कॉम्पिटिटर्स ने उतने ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा जो है वो सामने से उन्होंने फाइट बैक कर दिया, मतलब सामने से उन्होंने भी काउंटर स्ट्रेटेजीज बना दी। इन तीनों ही केसेस में प्रोडक्ट फेल हो सकता है, बट जो सी ऑप्शन है ये रीज़न नहीं होता है। इसमें क्या बोल रहा है, बेसिकली जो डेवलपमेंट कॉस्ट है ना वो कम आ रही है या फिर इक्वल आ रही है एस्टिमेटेड से या फिर एक्सपेक्टेड से। ये तो बल्कि अच्छी बात है, इससे तो बल्कि न्यू प्रोडक्ट को फ़ायदा मिलेगा, है ना, इससे फेल थोड़े ना होगा। ये क्या बोल रहा है कि जितनी, अगर हमने मान लो फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये एस्टिमेट किया था, 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी, बट उसको डेवलप करने की कॉस्ट आएगी, बट एक्चुअली में आ कितनी गई, आ गई 80 कॉस्ट। सो ये तो अच्छा ही है ना, कॉस्ट लोअर आई है या फिर जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे इक्वल आई है। सो इसका ये रीज़न नहीं होता फेलियर का। सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9th पे चलते हैं।
नाइन्थ क्या बोल रहा है, दैट इज़ इनमें से कौन सा फीचर नहीं है मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज का, जो सबसे पहली स्टेज होती है जो पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना। सो जो पीएलसी है उसका जो मार्केट इंट्रोडक्शन होता है उनमें से कौन सा फीचर नहीं है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट्स आर लो, ये इसका फीचर नहीं होता। शुरू में जब इंट्रोड्यूस करते हैं डिमांड एक कंपनी को क्रिएट करनी पड़ती है, प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं होता, सेल्स भी कुछ खास नहीं होती, बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि शुरू में एक्सपेंसेस हो जाते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस वो सब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बल्कि ज़्यादा होती है, उल्टा कम नहीं होती। सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये इसका फीचर नहीं है। अकॉर्डिंगली इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड। चलिए 10th पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ जो एक्सटेंडेड पीस थे उनका नाम बताना है। मैंने आपको बताया था सर्विस मार्केटिंग जो हम पढ़ते हैं बेसिकली सर्विस सेक्टर में, जो एक्सटेंड किए थे 3 पीस वो कौन कौन से हैं, वो है फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये तीनों जो है 3 पीस और नए ऐड किए गए थे 4 पीस के अंदर। 11th पे चलते हैं। 11th क्या बोल रहा है, दैट इज़ जो बाइंग प्रोसेस है ना बेसिकली उसको एक सही सीक्वेंस में लगाना है। नीचे इन्होंने एक बाइंग प्रोसेस दिया हुआ है, उसको एक सही सीक्वेंस में लगाना है। सो बेसिकली ना बाइंग प्रोसेस जो होता है वो कई सारे टाइप्स के होते हैं, कई ऑप्शन हो सकते हैं। बेसिकली आपको जो बेसिक चीज़ है ना वो सेम रहेगी हर एक में। सो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, सबसे पहले तो कंज्यूमर अवेयर ही होगा, है ना। सो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें तो बाद में होगी। कंज्यूमर सबसे पहले तो क्या होगा, उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी बंदे के थ्रू उसको जानकारी मिलेगी, हाँ भी फलाना प्रोडक्ट मार्केट में आया है नया। सो उसके लिए अवेयर होगा। सो यहीं पे अपने को ऑप्शन मिल गया, दैट इज़ ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्या है, थर्ड आएगा, दैट इज़ अवेयर हुआ, उसके बाद उसका एक एटीट्यूड उसके लिए डेवलप होगा, या तो वो लाइक करेगा या वो डिसलाइक करेगा, क्या उसका एटीट्यूड रहेगा एंड ऑल, ये सब इसमें चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फाइनली वो लेजिटिमेशन, मतलब इसमें क्या होता है लेजिटिमाइजेशन में वो बेसिकली वो अलाउ करेगा खुद को, या वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड इस स्टेप में डेवलप कर लिया। उसके बाद लेजिटिमाइजेशन में क्या करेगा, वो बेसिकली खुद को अलाउ करेगा एंड खुद मतलब जो प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये मैंने खरीदना है, फाइन। उसके बाद फाइनली उस प्रोडक्ट को वो अडॉप्ट कर लेगा, यानी कि उसको खरीद लेगा, है ना। सो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए 12th पे चलते हैं। मार्केट ग्रेडिंग उन्होंने पूछा है कि मार्केट ग्रेडिंग क्या होती है। मार्केट ग्रेडिंग क्या होती है, बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम पूरी मार्केट को जो है वो सब मार्केट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एन एनालिटिकल टेक्निक जिसपे बेसिकली विच फैसिलिटेट्स डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू सेगमेंट्स, जिसमें हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए 13th पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मीन्स बताना है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका सही आंसर होगा ए। क्या बोल रहा है, दैट इज़ ऐसे इम्पल्सिस। इम्पल्सिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना करने की, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एकदम से एक सडन डिज़ायर आती है ना अपने मन में, हाँ ये प्रोडक्ट तो खरीदना है, एकदम से स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि अब तो ये प्रोडक्ट लेके ही रहना है हमें, है ना। सो उसे हम बोलते हैं इम्पल्सिस। उसके अलावा डिज़ायर्स होगी, उसके अलावा कंसिड्रेशन होगी बायर को, जो सारी चीज़ें मिल के उसके अंदर की इच्छा, उसके पैसे, सब फैक्टर्स मिल के जो है उसको इंड्यूस कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदो। सो उसे हम बोलते हैं एटीट्यूड। बेसिकली इसका बी भी सही आंसर हो सकता है कुछ हद तक, जिसमें ये चीज़ लिखी है कि एक जो कंज्यूमर है उसका एक जो मतलब उसका फेथ क्या है, उसके फीलिंग्स क्या है प्रोडक्ट के तरफ, उसका सम टोटल होता है। बट ये ऑप्शन ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि एटीट्यूड वो चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ हम डेवलप ही नहीं करते, उस एटीट्यूड को हम फॉलो भी करते हैं। हमारा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो हमें इंड्यूस करेगा, हमें अंदर से प्रेशराइज करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें खरीदना है। सो वो एटीट्यूड यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हाँ भी वो अंदर से हमें इंड्यूस करेगा। सो दैट्स वाई इसका ए सही आंसर होगा। ए जस्टिफाई ज़्यादा कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स को। चलिए 14th पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहले स्टेटमेंट है दैट इज़ जब हम ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे या सेल्स प्रमोशन पे तो वो क्या वो पुल स्ट्रेटेजी होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही बात है। मार्केटिंग में 2 बेसिकली ये स्ट्रेटेजीज भी होती हैं, दैट इज़ पुश स्ट्रेटेजी एंड पुल स्ट्रेटेजी। पुल स्ट्रेटेजी में आपको बता दूँ जिसमें ना बेसिकली कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है। पुल स्ट्रेटेजी में बेसिकली कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है एंड ऑब्वियसली सी बात है कंज्यूमर तो बहुत सारे होते हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वाइड मतलब एडवर्टाइजमेंट करेंगे एंड सेल्स प्रमोशन करेंगे पुल स्ट्रेटेजीज में। एंड उसके अलावा जो पुश स्ट्रेटेजी होती है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली
ये जो हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं ना, या जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनके ऊपर ये फोकस करती है पुश स्ट्रेटेजी। इंडस्ट्रीज़ के लिए बेसिकली होती है। अब हमारे जो मान लो कोई डीलर्स हैं, या कोई हमें इंडस्ट्रीज़ है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रही है, या कोई इंडस्ट्रीज़ है जिसको हमने आगे हमारा रॉ मटेरियल सेल करना है या फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल करना है, वो तो लिमिटेड ही होंगे ना। डीलर्स वगैरह तो लिमिटेड ही होते हैं, इंटरमीडिएट्स तो लिमिटेड होते हैं। सो उसके लिए हम कौन सा बेसिकली फोकस करते हैं, पर्सनल सेलिंग। अगर 4-5 हमारे डीलर हैं तो 4-5 को तो हम पर्सनल सेलिंग कर ही सकते हैं, उनको थोड़ा ना टीवी में ऐड देंगे हम, है ना। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली पुल स्ट्रेटेजी में तो कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है, दैट्स वाई एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड किया जाता है। पुश स्ट्रेटेजी में इंडस्ट्रियल को टारगेट किया जाता है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, दैट्स वाई पर्सनल सेलिंग पे फोकस किया जाता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली इसमें आइडास मॉडल दिया हुआ है एंड इसमें बताना है कि एस किसके लिए स्टैंड करता है। सो वो हमें वो चीज़ बतानी है। मैं आपको बता दूं आइडास मॉडल क्या होता है मार्केटिंग में, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। फाइन, ये तो थी आइडा की फुल फॉर्म। अब एस से क्या होता है, एस से होता है सेटिस्फेक्शन, यानी कि सबसे पहले हम कोई भी कंज्यूमर है वो अटेंशन देगा, अटेंशन पे करेगा, देन उसका एडवर्टाइजमेंट आ रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टीवी पे आप अटेंशन दोगे उसको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इंटरेस्ट जगेगा, देन आप अंदर से डिज़ायर करोगे, हाँ हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है, देन फाइनली आप उसे परचेज कर लोगे एंड देन जब आपने परचेज कर लिया उसके बाद क्या है, उसके बाद आप सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, आपको मिल जाएगी कि हाँ हमने फाइनली परचेज कर लिया, हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस का, दैट इज सेटिस्फेक्शन। चलिए 16th पे चलते हैं। 16th क्या बोल रहा है, दैट इज मार्केटिंग मायोपिया वॉज डेवलप्ड बाय, मार्केटिंग मायोपिया जो है वो किसने डेवलप किया था। सो वो किया था डी, दैट इज थियोडर सी लेविट, इन्होंने जो है वो मार्केटिंग मायोपिया को डेवलप किया था। आगे चलते हैं 17th पे। 17th क्या बोल रहा है, दैट इज जो ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस है उसकी जो 5th स्टेज है, उसकी जो 5th स्टेज है वो बेसिकली जो है वो कौन सी थी, ठीक है ना। एज अ 5th स्टेज कौन सी स्टेज डेवलप हुई थी। सो इसका सही आंसर है सी, दैट इज एडजॉर्निंग। ये क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस की 5 स्टेजेस होती हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है इसमें स्टॉर्मिंग होती है, सबसे पहले तो क्या होती है, फॉर्मिंग होती है, मतलब ग्रुप बनता है, फॉर्मिंग इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। उसके बाद जो है स्टॉर्मिंग होती है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ना शुरू में कलेश होते हैं ना, हाँ भी नया नया ग्रुप बनता है। सो एक बार सारे मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वहाँ पे क्या सारे मतलब लड़ने फुड़ने लग गए, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, सबका बैकग्राउंड अलग है, तो उनमें क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद क्या किया, सबने आपस में मिलकर बैठे कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम नॉर्मिंग यानी कि हम रूल्स बनाते हैं। सो हम नॉर्मिंग करते हैं, फिर उन्होंने बैठ के रूल्स बनाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने परफॉर्मिंग करी, परफॉर्मिंग मतलब रूल्स बना के हाँ भी हम अब अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, हमें काम पे लगना है। सो उन्होंने परफॉर्म किया अपनी एक्टिविटीज़ को, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया। जब उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया देन उन्होंने उस ग्रुप को खत्म कर दिया, दैट इज एडजॉर्निंग का मतलब होता है उस ग्रुप को एग्जिट कर देना, उस ग्रुप को खत्म कर देना। फाइन, सो ये है 5 स्टेजेस, जिसमें से 5वीं स्टेज होती है वो होती है एडजॉर्निंग, ठीक है। आगे चलते हैं 18th पे। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी हमने मैच द फॉलोइंग करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा हम ये देखते हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी में क्या होता है, मतलब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, हाँ भी आपने एक्सेप्ट कर लिया प्रोडक्ट को, मतलब वो साइकोलॉजी से तो रिलेट होता ही होता है। आपने आपके माइंड ने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वो तो साइकोलॉजिकल तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो है फंक्शनल भी होगा, क्योंकि आपने इसमें फाइनली जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब फाइनली जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, फंक्शनल हो जाएगा ये। उसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी किससे कनेक्टेड होगा, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो इकोनॉमिक से कनेक्टेड होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बेसिकली इकोनॉमिक का मेन मतलब होता है जो मनी से रिलेटेड होता है, जो पैसों से रिलेटेड होता है। आप कहते हो ना भी हाँ भी किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, मतलब वो उसके पास पैसा अच्छा नहीं है, या किसी की बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सो वो इकोनॉमिक से अफोर्ड करना, मतलब एक पैसों के मामले में आप अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं, सो वो आता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में। फाइन, उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब आप उस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को आप कितनी जल्दी एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब अपने तक ला पा रहे हो, कितनी कन्वीनियंसली, मतलब कितने इजीली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। एक्सेसिबिलिटी का होगा कन्वीनियंस एस्पेक्ट। उसके अलावा जो डी ऑप्शन है दैट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस आपको कहाँ से मिलेगी, आप नॉलेज लोगे, आप इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, देन आप अवेयर होगे। सो डी का हो जाएगा सेकेंड। चलिए 19th पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली कि इनमें से कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पैकेजिंग के साथ। पैकेजिंग के साथ कौन सा कनेक्टेड नहीं है। सो पैकेजिंग जब हम कोई भी कंपनी करती है तो इस हिसाब से करती है कि प्रोडक्ट टूटे फूटे ना, उसकी प्रोडक्शन रहे, है ना। उसके अलावा पैकेजिंग ऐसी अट्रैक्टिव करती है जिसके थ्रू प्रमोट करना ईजी हो जाए प्रोडक्ट को। उसके अलावा जो है पैकेजिंग उसकी यूनिक करती है ताकि जो है बाकी कॉम्पिटिटर से जो है वो प्रोडक्ट अलग उनका दिखे, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मतलब कोई भी ढूंढे तो उसको ईजिली पता लग जाए कि हाँ ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है।
ऐसी यूनिक, अट्रैक्टिव एंड सेफ पैकेजिंग कंपनी करती है। सो ये डायरेक्टली उनसे रिलेट करता है, बिल्कुल डायरेक्टली करता है। जो प्राइसिंग है वो करते तो हैं रिलेट, बट वो इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली उसको इफेक्ट नहीं करते या रिलेट नहीं करते हैं। सो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20th पे चलते हैं। ये 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो मोस्ट लाइकली रिजल्ट होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, जिसमें ऑल द पोटेंशियल कस्टमर को सर्व करने की कोशिश की जाती है। ऐसा अटेम्प्ट किया जाता है उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बेसिकली कि हाँ भी हर एक कस्टमर जो है वो हम उसे सर्व कर सकें। उसका बेसिकली रिजल्ट क्या रहता है वो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो उसका रिजल्ट बेसिकली क्या रहेगा, दैट इज कस्टमर परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका सही आंसर होगा बी। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर कोई ऐसा मार्केटर है जो पूरी की पूरी पोटेंशियल कस्टमर्स यानी कि जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको सर्व करने की कोशिश कर रहा है, सो उससे क्या होगा, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जो कस्टमर कैसे परसीव कर रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट को, परसीव्ड वैल्यू होता है बेसिकली जो डिफरेंस होता है बेनिफिट एंड कॉस्ट में इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर्स। अगर फॉर एग्जांपल ए कंपनी है, बी कंपनी है, ठीक है, दो कंपनीज हैं एंड जो कस्टमर है वो ए कंपनी को उसका प्रोडक्ट ले रहा है एंड बी कंपनी का ले रहा है, तो दोनों में पहले कंपेयर करेगा, ठीक है, किससे उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है, दोनों में से किस में से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है एंड दोनों में से किस में से कम जो है वो कॉस्ट आ रही है। सो दोनों में से कंपेयर करेगा, उसे हम बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू। बेसिकली वो जो परसीव्ड वैल्यू है ना कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की, वो इंक्रीज होती है इससे। चलिए 21st पे चलते हैं। 21st क्या बोल रहा है, दैट इज जो एक्सचेंज कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो किसके साथ डील करती है। जो एक्सचेंज कंसेप्ट है वो एक्सचेंज के साथ डील करती है। सिंपल सा आंसर है इसका। जो सेलर एंड बायर है उनके बीच में एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है। सो वो डायरेक्टली भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मीडिएटर्स के थ्रू भी हो सकता है, प्लस एट द सेम टाइम प्राइस एस्पेक्ट्स को ध्यान रखा जाता है। जो एक्सचेंज कंसेप्ट होता था ना पहले, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज पे फोकस किया जाता था, दैट इज जो सेलर है वो गुड्स बेचेगा, बायर को बायर ले लेगा एंड प्राइसेस एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता था, दैट्स इट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए 22 पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज मार्केटिंग मायोपिया किस पे फोकस करता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मार्केटिंग मायोपिया एक कंसेप्ट है जो किसने दिया था, थियोडर लेविट ने दिया था। ये तो मैंने आपको बता दिया। मार्केटिंग मायोपिया एक बेसिकली मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग कि मार्केटिंग मायोपिया एक नैरो कंसेप्ट होता है, नैरो कंसेप्ट एंड ट्रेडिशनल कंसेप्ट है जो पहले चला करता था। एंड उसमें जो प्रोड्यूसर होता था ना वो क्या करता था, वो बेसिकली ये सोचता था बेसिकली इसमें कि हाँ भी सिर्फ और सिर्फ ना प्रोडक्शन करनी है और सेलिंग करनी है, दैट्स इट। मार्केटिंग नहीं करनी, मतलब कंज्यूमर्स को एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी उनको, ठीक है, प्रोडक्ट उनके तक पहुंचाना नहीं है, बस अपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करो एंड उसको बेचो, दैट्स इट। इसी पे फोकस करता था और उसका वाइड स्कोप नहीं होता था। आफ्टर सेल सर्विसेज पे ना तो फोकस किया जाता था, ना ही मार्केटिंग पे फोकस किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कंसेप्ट पे फोकस किया जाता था। फाइन, आगे हम चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि एक नैरो और ट्रेडिशनल कंसेप्ट था। 23rd पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, जो ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, है ना, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, उसके बाद परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग, ये 5 स्टेजेस उसकी होती हैं। एंड जो ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वो दिया किसने था, वो दिया था ब्रूस टकमैन ने। सो आपको ऑथर्स के नेम डेफिनेटली पूछ सकते हैं पेपर में, आपको याद होने चाहिए। सो इसका सही आंसर है बी। चलिए 24th पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज़ जो शॉपिंग गुड्स होते हैं उसमें इनमें से बताना है कि शॉपिंग गुड्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। सो आपको करेक्ट कोड मैच करना है। सबसे पहला तो क्या है, जो शॉपिंग गुड्स होते हैं जो आप नॉर्मली मैंने आपको बताया था, लाइक आप शूज़ वगैरह ले रहे हो, आप कपड़े वगैरह ले रहे हो, जो आप ज़्यादा रेगुलरली नहीं परचेज करते हो, ठीक है, सो वो होते हैं शॉपिंग गुड्स, है ना, जो आप कभी 6 महीने साल में ऐसे एक आधी बार परचेज कर लेते हो या 4 महीने में, अकॉर्डिंग टू आर प्रेफरेंसेस। फाइन, उसके बाद जो है इसका जो फर्स्ट है वो इसका होगा, जो शॉपिंग गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, नेचर होते हैं ना। ऐसा तो नहीं आज आपने एक कपड़ा लिया, खरीदा, वो अगले दिन ही ख़राब हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। वो चलता है ना, कम से कम 4-5 महीने तो एक कपड़ा चलता ही है ना, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले। फाइन, सो बेसिकली ये क्या होता है, थोड़े ड्यूरेबल होते हैं गुड्स, बिल्कुल सही है। उसके अलावा जो है कंज्यूमर है वो जो है वो कंपेयर करते हैं, जनरली कंपेयर करते हैं गुड्स को वैरायटी ऑफ वेरियस सेलर्स के, हाँ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉपिंग गुड्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, जर्नली लिखा है ना, जर्नली यहाँ पे भी जर्नली लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं ड्यूरेबल होते, बट ठीक है ड्यूरेबल होते हैं। उसके अलावा जो है कंज्यूमर जनरली कंपेयर करते हैं, हाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करते हो, बट स्टिल अगर आप कपड़े लेने गए हो तब 2-3 शॉप्स पे कई बार चले जाते हो वैरायटी के लिए, हमें कहाँ पे ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, है ना। सो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन हो जाता है। उसके अलावा जो है इसकी जो पर यूनिट प्राइसेस है वो थोड़ी सी जर्नली हाई हो जाती है, इसमें भी जर्नली वर्ड आ गया है ना। सो इसमें क्या होता है, बहुत हाई नहीं होती है प्राइसेस,
जो स्पेशलिटी गुड्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। सो जो शॉपिंग गुड्स हैं इनकी जर्नली हाई होती है, मतलब उनसे हाई होती है उनके कंपैरिजन में। जो कन्वीनियंस जो हमें मतलब लाइक सब्जियां वगैरह होगी, ये सब चीज़ें होंगी, राशन का सामान जो ये सब होता है, इनसे थोड़ी सी इनकी हाई रहती है जो प्राइसेस वगैरह हैं, ठीक है। सो ये तीनों इसके फीचर्स में ऐड हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ ए, बी एंड सी। फाइन, आगे हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो रिवीजन वीडियोस हैं वो डाल रखी हैं यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड। बेसिकली जो यूजीसी नेट कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैंने कंप्लीट सिलेबस के रिवीजन वीडियोस डाल रखी हैं। जिसने भी अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जाके कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आपको बता दूँ, जो रिविजन वीडियो है वो मैंने 4 यूनिट्स की ऑलरेडी डाल दी हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की, बिजनेस इकोनॉमिक्स की एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। फाइन, उसके अलावा जो बिजनेस फाइनेंस की वीडियो है वो आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। कल या आज तक ही मिल जाएगी। फाइन, मोस्ट प्रोबेबली आज ही मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें एक असर्शन है, एक रीज़न है। मतलब आपको असर्शन एक स्टेटमेंट दे रखी है, बता रखा है, नीचे उसका रीज़न दे रखा है, एंड आपको बताना है कि दोनों सही है या नहीं सही। एंड अगर सही है तो वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सो ये चीज़ हमें इसमें बतानी है। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ सेंसेशंस क्या होती है। सेंसेशन मतलब जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। फाइन, इसमें अगर आप कोई टीवी पे ऐड देख रहे हो उस टाइम पे आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो अंदर से रिएक्ट करेंगे, है ना। क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपको सामने से स्टिमुली मिल रही है। स्टिमुली मतलब अगर सामने से कुछ ऐसा रिएक्शन आ रहा कुछ सामने से ऐसा एक्शन आ रहा है तो आप उसको रिएक्ट करोगे उसके लिए, है ना। सो आपके रिएक्ट कब करोगे, आपके जब अंदर के सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो रिएक्ट करेंगे आपको, और रिएक्ट करने पे वो मजबूर करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। आपको अंदर से ये चीज़ होगी। उसके अलावा जो है स्टिमुली होती है जो आपको सामने से मिल रही है एंड उस पर आप सामने से रिएक्ट करते हो। फाइन, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस हो जाती हैं, मेक्स अ पर्सन अकोमोडेटेड टू दोज सेंसेशंस। अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आपको मिलेगी तो आप ऑब्वियसली सी बात है आप रिएक्ट करोगे। आपका जो माइंड है, माइंड भी एक सेंसरी ऑर्गन में ही आता है, हालांकि ये इंटरनल में आ जाता है, बेसिकली एक्सटर्नल में नहीं आता, ये इंटरनल में आ जाता है। फाइन, उसके अलावा जो है आपकी ऑब्वियसली सी बात है वो रिएक्ट करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट में, 4-5 उन्होंने बेनिफिट बता दिए और ऐसी ऐसी अपील कर दी कि लाइक अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, है ना। सो ऐसी कुछ कर दी तो आपके सेंसेशन जो है वो रिएक्ट करेंगे। उसके अलावा जो है सेंसरी अडेप्शन जो होती है एक प्रॉब्लम होती है एडवर्टाइजर्स के लिए, मतलब जो कंपनीज होती है ना उनके लिए एक प्रॉब्लम रहती है, ताकि मतलब उनको ये समझने में दिक्कत आती है कि कौन से स्टिमुलस पे जो कस्टमर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, उन्हें ये समझने में प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई जो है वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस रेगुलरली करते रहते हैं। सेम एडवर्टाइजमेंट सालों साल नहीं चलाते हैं, कई बार उसमें कुछ ना कुछ थोड़े वो चेंजेस करते रहते हैं क्योंकि टाइम के साथ, चेंजिंग सिचुएशन के साथ। सो ये क्या स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें ये चीज़ बोल रहा है कि आपको सामने से स्टिमुली मिलेगी तो आप सामने से रिएक्ट करोगे, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके लिए रिएक्ट करेंगे। एंड जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो इसी वजह से, ताकि आप मतलब कौन से स्टिमुली पे रिएक्ट करते हो बेसिकली उस चीज़ के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रेगुलरली चेंज भी करते रहते हैं। सो फाइनली ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके अलावा जो है इसमें जो रीज़न में दे रखा है दैट इज़ जो एडवर्टाइजिंग क्लटर होता है, टू कट थ्रू एडवर्टाइजिंग क्लटर एंड टू इंश्योर दैट कस्टमर्स जो होते हैं वो परसीव करें एडवर्टाइजमेंट को। सो मार्केटर जो है वो सेंसरी इनपुट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ये रीज़न भी बिल्कुल सही है। इसमें इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दी कि हाँ वो चेंज करेंगे कैंपेन को, बट उसका रीज़न क्या होता है, बेसिकली वो रीज़न उसका यही होता है, ये इंश्योर करना चाहते हैं वो कि कस्टमर्स जो है ना वो परसीव करें एडवर्टाइजमेंट को। मतलब कहने का जैसे मैंने आपको बताया था उनके माइंड में बिल्कुल पूरी तरह से बैठ जाए और वो उनकी जो परसीव्ड वैल्यू है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए इन एडवर्टाइजमेंट से। मतलब वो रिएक्ट करें, वो एक्चुअली में कंपेयरिंग करें, उनकी जो परसीव्ड वैल्यू, उनको जो बेनिफिट मिल रहा है हमारी प्रोडक्ट से वो ज़्यादा हो, उनकी जो कॉस्ट है बाकी के कंपेरिजन में वो कम आए। सो वो परसीव्ड वैल्यू उनकी इंक्रीज होनी चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए, प्लस साथ ही साथ कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए, मतलब जो कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको हराने के लिए बेसिकली ये चीज़ की जाती है। मार्केटर्स ट्राई करते हैं कि वो चेंज करें कैंपेन को एंड मतलब सेंसरी इनपुट को ट्राई करते हैं कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करें फाइन एडवर्टाइजमेंट पे। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एट द सेम टाइम जो रीज़न है वो सही, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है एक ही, ठीक है, आर एक्सप्लेन कर रहा है को। सो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।